नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 8 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। आज से मैदानों में बारिश, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार से हिमाचल में आगामी 3 दिन मौसम खराब रहेगा और 9 नवंबर को तो बिजली चमकने और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 3 दिनों तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान कुछ भागों में गरज के साथ बिजली चमकेगी। बुधवार को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात हो सकता है, जबकि 9 नवंबर को येलो अलर्ट के बीच में मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा व हिमपात होने की संभावनाएं हैं। यही क्रम 10 नवंबर को भी रहेगा। इसके चलते प्रदेश में 9 से 11 नवंबर तक औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे गिरने की संभावना है। वहीं औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे गिरने के आसार है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। केलांग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 0.1, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 30.8, वहीं राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। विभाग के अनुसार 11 नवंबर के बाद राज्य में मौसम साफ रहने के आसार है। विभाग ने मौसम संबंधी जारी की गई सलाह का पालन करने को कहा है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी सलाह, दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। साथ ही गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले मार्ग पर यातायात संबंधी जानकारी संबंधित विभाग से पता करने व मौसम की स्थिति को देखते हुए ही यात्रा करने की सलाह दी है। पर्यटक ग्राम से हिमाचल की संस्कृति जानेंगे मेहमान। पर्यटन कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार ने बनाई योजना। सैलानियों को हिमाचल की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए राज्य सरकार पर्यटक ग्राम की स्थापना करेगी। इससे सैलानी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। इससे जहां युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं हिमाचली संस्कृति का भी देश और विदेश तक प्रचार प्रसार होगा। प्रदेश सरकार पारंपरिक पर्यटन के साथ साथ आधुनिक जरूरतों के अनुरूप पर्यटन गतिविधियों के विकास को बढ़ावा दे रही है। पर्यटन राजधानी कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स का निर्माण प्रस्तावित है। बनखंडी में 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़िपा घर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने अपने प्रथम बजट में ही 60 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके पहले चरण के निर्माण के लिए किया है। स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटक ग्राम की स्थापना भी की जा रही है। इसमें स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तकला, संगीत इत्यादि को प्रसारित करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम देते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम विकसित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार हिमाचल को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हाल ही में हमीरपुर जिला के नादौन में ब्यास नदी में 3 दिवसीय एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। इसमें नेपाल, भूटान और कजाकिस्तान जैसे देशों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल्लू मनाली के उपरांत नादौन ब्यास नदी पर राफ्टिंग का नया केंद्र बनकर उभरा है।
नादौन क्षेत्र में पर्यटन विकास के दृष्टिगत एशियन विकास बैंक की मदद से 2500 करोड़ रुपए की परियोजना भी प्रस्तावित है। इससे पूर्व बिलासपुर जिला में स्थित गोविंद सागर झील में भी जल क्रीड़ा से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गईं। मंडी जिला के ततापानी में कोल बांध झील में भी जल क्रीड़ा पर आधारित साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला के पौंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा, क्रूज तथा यॉट इत्यादि की भी व्यवस्था की जा रही है। पर्यटन से मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का मानना है कि स्थानीय युवाओं को पर्यटन के साथ जोड़कर रोजगार के स्थायी अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इससे पर्यटन विकास सुनिश्चित होगा और प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं को पर्यटन क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 1311 करोड़ की बड़ी योजना। एशियन विकास बैंक की सहायता से 1311 करोड़ रुपए की एक व्यापक पर्यटन विकास योजना की घोषणा सरकार ने इस वर्ष के बजट में की है। इसके अंतर्गत कांगड़ा जिला में 390 करोड़ रुपए, हमीरपुर में 257 करोड़ रुपए, कुल्लू में 229 करोड़ रुपए, शिमला में 123 करोड़ रुपए तथा मंडी जिला में 138 करोड़ रुपए व अन्य स्थानों पर 174 करोड़ रुपए पर्यटन विकास पर व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के राशन डिपोओं में इस महीने मिलेगी 2 किलो चना दाल, दालों की नई रेट लिस्ट जारी। प्रदेश के राशन डिपोओं इस माह 2 किलो दाल चना मिलेगी। इस माह 1 किलो अधिक दला चना उपभोक्ताओं को दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपोओं में दी जाने वाली दालों के दामों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश के राशन डिपोओं में दाल चना बीपीएल परिवारों को 38 रुपए किलो और एपीएल परिवारों को 48 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी, जबकि बाजार में 90 रुपए प्रति किलो तक दाल चना के दाम है। प्रदेश सरकार सस्ते दामों पर लोगों को राशन उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं डिपोओं में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उड़द की दाल बीपीएल परिवारों को 63 रुपए किलो और एपीएल परिवारों को 73 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। बाजार में उड़द की दाल 110 रुपए तक मिल रही है। वहीं मलका की दाल बीपीएल परिवारों को 63 रुपए किलो और एपीएल परिवारों को 73 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। मलका दाल के दाम में पहले से 3 रुपए बढ़े हैं। दूसरी तरफ आजकल बाजार में मलका की दाल 100 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है। इसके अलावा राशन डिपोओं में सरसों का तेल 114 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम के एमडी राजेश्वर गोयल ने बताया कि इस माह राशन डिपोओं में उपभोक्ताओं को 2 किलो चना दाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डिपोओं में दी जाने वाली दालों के रेट की नई सूची जारी कर दी गई है। हिमाचल में अवैध नर्सरी लगाने पर होगी जेल। उद्यान विभाग ने नर्सरी पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपए किया तय। हिमाचल में बाहरी राज्यों से अनधिकृत तरीके से नर्सरी लगाने वालों पर विभाग ने शिकंजा कसने का खाका तैयार कर लिया है। उद्यान विभाग ऐसे अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के तहत अब 6 माह से 1 साल तक की सजा और 50,000 का जुर्माना करने का प्रावधान किया है। एक्ट में संशोधन करने के बाद पहली बार सजा व जुर्माने का प्रावधान किया है। इस बात की पुष्टि उद्यान विभाग कुल्लू के उपनिदेशक डॉक्टर BM चौहान ने की है।
वहीं नर्सरी के पंजीकरण शुल्क भी 5,000 रुपए कर दिया है, जो कि पहले मात्र 100 रुपए हुआ करता था। अगर बात कुल्लू जिला की करें तो यहाँ पर 95 से लेकर 100 तक की नर्सरी विभाग के पास पंजीकृत है। कश्मीर सहित बाहरी राज्यों के लोग अनधिकृत तरीके से यहाँ पर लाकर पौधे बेचते हैं और अवैध तरीके से नर्सरी का कारोबार करते हैं। लेकिन इस सीजन में विभाग पूरी निगरानी रखेगा। अगर इस तरह से कोई कारोबार करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ भी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग ने इस बार आम जनता से भी इस बारे में विभाग का सहयोग करने का आह्वान किया है। उद्यान विभाग कुल्लू के निदेशक डा BM चौहान ने बताया कि अवैध नर्सरी लगाने वालों के खिलाफ नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के तहत अब 6 माह से 1 साल तक की सजा और 50,000 का जुर्माना करने का प्रावधान किया है। NHPC 2 हिमाचल को देगी 13% बिजली। सितंबर 2024 में शुरू होगा उत्पादन। NHPC 2 से हिमाचल प्रदेश को बिजली उत्पादन का 13% हिस्सा देगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में NHPC का एक और प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन होगा। बस 1 साल बाद NHPC चरण 2 परियोजना के 5 में से प्रोजेक्ट के 2 एडिट में भी विद्युत उत्पादन शुरू होगा। टनल का बोरिंग कार्य पूरा हो गया है। टनल के दोनों छोर मिल गए। बस अब टनल का लाइनिंग का कार्य शेष रह गया है। यह कार्य अगले साल पूरा होगा और सितंबर 2024 में बिजली उत्पादन शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरू में लागत 4,000 करोड़ थी। इस प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने का लक्ष्य 2007 था, लेकिन टनल में पानी रिसाव और 1.5 किलोमीटर टनल में मलबा गिरने से प्रोजेक्ट प्रबंधन का कार्य बढ़ गया। ऐसे में इसकी निर्माण लागत 11,134 करोड़ तक पहुंची। शुरू की लागत से इसकी निर्माण की लागत 7,000 करोड़ बढ़ी। वहीं 11,134 करोड़ से टनल का कार्य पूरा हो गया है। यह परियोजना 800 मेगावाट की है। 90% पानी की निर्भरता के साथ 90% पानी की निर्भरता के साथ इसकी डिजाइन ऊर्जा 3,124.6 मिलियन यूनिट होगी। HDM निदेशक ने किया निरीक्षण। पार्वती जल विद्युत परियोजना 2 के कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने बताया कि हेड रेस टनल का कार्य कड़ी चुनौती के साथ पूरा हो गया है। सितंबर 2024 तक बिजली उत्पादन शुरू होगा। टनल पूरी तरह से सुरक्षित है। कार्यपालक निदेशक ने टनल का निरीक्षण भी किया। सफलता पर परोसी धाम। परियोजना प्रबंधन ने शीला में टनल का कार्य पूरा होने पर धाम का आयोजन किया। इसमें परियोजना के कार्यपालक निदेशक सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान निदेशक ने सभी अधिकारी, कर्मचारी व मजदूरों को बधाई दी। स्कूल प्रिंसिपल की सीनियोरिटी लिस्ट जारी। सूची में प्रदेश भर से 533 प्रधानाचार्य शामिल। उच्च शिक्षा विभाग ने आखिरकार स्कूल प्रिंसिपल कैडर की फाइनल सीनियोरिटी लिस्ट जारी कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी की गई इस सीनियोरिटी लिस्ट में कुल 533 प्रिंसिपल शामिल हैं। इनमें से लेक्चरर कैडर से 305 और हेडमास्टर कैडर से 228 प्रिंसिपल लिए गए हैं। यह लिस्ट 31 दिसंबर 2016 की पोजीशन के आधार पर बनाई गई है। हालांकि यह हाई कोर्ट में चल रहे केस अश्वनी कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल से प्रभावित रहेगी।
दूसरी तरफ प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी कैडर की वर्ष 2020 और 2021 में हुई रेगुलराइजेशन के आधार पर सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगे हैं। यह डॉक्यूमेंट पहले भी मांगे गए थे, लेकिन 1 महीने से ऊपर समय हो गया, अभी तक स्कूलों से जानकारी नहीं आई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि यह जानकारी न आने के कारण टीजीटी की प्रमोशन भी लेट हो रही है, क्योंकि डीपीसी नहीं की जा रही। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर 2023 तक वर्ष 2020 और 2021 में रेगुलर हुए टीजीटी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट निदेशालय को जल्दी भेजने को कहा है। शिक्षा विभाग में स्कूल प्रिंसिपल की प्रमोशन होने वाली है और इसके लिए डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की बैठक भी हो गई है। इसमें इस बार उन शिक्षकों को भी प्रिंसिपल बनने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने पिछली बार लिस्ट में नाम आने के बावजूद ज्वाइन नहीं किया था और इस प्लेसमेंट को विभाग ने वापस ले लिया था। टीजीटी से लेक्चरर के पद पर भी करीब 700 टीचर्स की प्रमोशन होनी है, लेकिन विभाग इसके लिए पहले टीजीटी की बैचवाइज भर्ती का इंतजार कर रहा है। नए शिक्षक मिलने के बाद टीजीटी की प्रमोशन कर दी जाएगी। टीजीटी बैचवाइज भर्ती दिवाली से पहले शुरू। टीजीटी की बैचवाइज भर्ती कई जिलों में दिवाली से पहले शुरू हो जाएगी। सिरमौर जिला में 10 नवंबर को काउंसलिंग की शुरुआत हो रही है। इसी तरह अन्य जिलों का भी शेड्यूल जारी हो गया है। कुल 898 पद टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल में बैचवाइज माध्यम से भरे जाएंगे। इन शिक्षकों के आने के बाद दिसंबर महीने की आखिर में या जनवरी में फिर स्कूल लेक्चरर न्यू की प्रमोशन लिस्ट निकलेगी। इसी महीने टीजीटी, जेबीटी और शास्त्री की भर्ती के लिए भी काउंसलिंग होने जा रही है। स्कूलों के कम बजट पर कोर्ट नाराज, वित्त सचिव शिक्षा सचिव को अदालत में उपस्थित रहने के आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा स्कूलों के रखरखाव के लिए मामूली बजट रखने को गंभीरता से लेते हुए वित्त सचिव और शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने दोनों सचिवों से इस वित्त वर्ष में स्कूलों की मुरम्मत के लिए मात्र 2.5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने का स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि जब उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों के 1512 कमरों की बड़ी और 3034 कमरों की छोटी मोटी मरम्मत की जानी है, तो इसके लिए मात्र 2.5 करोड़ का बजट क्यों रखा गया है। दोनों सचिवों को 22 नवंबर को कोर्ट में तलब किया गया है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्राइमरी और मिडिल सरकारी स्कूलों का ब्यौरा मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि प्रदेश में कितने प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं? क्या उन्हें किसी प्रकार की छोटी बड़ी मुरम्मत की आवश्यकता है? क्या ऐसे स्कूलों में बिजली कनेक्शन है? क्या ऐसे स्कूलों में शौचालय है? स्कूलों के रखरखाव के लिए वार्षिक बजट क्या है? क्या सरकार के पास छात्रों के अनुपात और उपलब्ध कक्षाओं की संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की योजना है? और पिछले 5 वर्षों के दौरान कितने नए स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है? स्कूलों की इमारतों की सुचारू रूप से मरम्मत व स्कूलों के उचित रखरखाव के आग्रह को लेकर हाई कोर्ट के समक्ष दायर जनहित याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किए गए हैं। कांग्रेस की गारंटियों की तरह उनके चुनावी घोषणा पत्र के दावे भी खोखले निकले। जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस की चुनावी गारंटियों की तरह खोखले निकले।
बड़े जोर शोर से अपने केंद्रीय नेताओं के साथ हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने चुनावी गारंटी के साथ चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया था, जिसमें एक दावा था प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने की। इसके तहत कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया था कि दुर्गम स्थानों पर लोगों की राशन देने के लिए मोबाइल वैन की सुविधा शुरू करेगी। सरकारी राशन के डिपो की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ही राशन डिपो धारकों के मानदेय बढ़ाकर को 20,000 रुपए कर देगी। सरकार ने डिपो में सुविधाएं बढ़ाने के बजाय डिपो में मिल रही सुविधाएं भी कम कर दी हैं। सस्ते दामों मिलने वाले दाल तेल सहित अन्य सामानों के दाम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने इस चुनावी वादे की स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि दुर्गम स्थानों पर राशन पहुंचाने के लिए कितनी मोबाइल वैन सेवाएं शुरू की हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अपना घोषणा पत्र जारी करते समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र उनके लिए पवित्र दस्तावेज है, जिसे वह हर हाल में पूरा करेंगे। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और सरकार बनने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने उस पवित्र दस्तावेज को एक बार छुआ तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटियां देकर सिर्फ युवाओं, मातृशक्ति और बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार के झूठे वादों के जरिए ठगने का प्रयास किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वह अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को एक बार उठाकर देख लें और प्रदेश के लोगों से किए गए वादों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने डिपो के संचालकों के मानदेय को बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति महीना करने का वचन दिया था। इसके साथ ही 7 सहकारी समितियों के विक्रेता और कर्मचारियों को भी निजी डिपो धारकों की तरह वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। सरकार बने 1 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक न तो सरकार में बैठे लोगों ने इस बारे में कोई बात की है और न ही कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने सरकार को अपने इस वादे के बारे में ही याद दिलाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलकर एक बार चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल नहीं। हिमाचल प्रदेश के लोग आने वाले समय में कांग्रेस के इस झूठ का करारा जवाब देंगे। खुद को सक्षम मानती है कंगना रनौत तो स्वागत, प्रतिभा सिंह की फिल्म अदाकारा को खुली चुनौती। हिमाचल की सियासत में कंगना रनौत फिर सुर्खियों में है। अब के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने फिल्म अदाकारा को खुली चुनौती दे दी है। प्रतिभा सिंह ने साफ किया है कि कंगना रनौत को लगता है कि वे हिमाचल से चुनाव लड़ सकती हैं और जीतने में सक्षम है, तो उनका स्वागत है, लेकिन पहले वे यह तो तय कर ले कि कौन सी पार्टी से वे चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत किस पार्टी से और कहां से टिकट चाहती है, यह उनके ध्यान में नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकमान तय करेगा हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। प्रतिभा सिंह मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। वे हाल ही में मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा करके लौटी हैं। यहाँ पांगी से कुल्लू तक आपदा से हुए नुकसान के बाद चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के भी आदेश दिए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपदा में नुकसान की भरपाई को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य ने केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई राहत राशि जारी नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सांसदों की मदद से केंद्र सरकार तक हिमाचल की बात भी पहुंचाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन को बहाल कर दिया, जबकि महिलाओं को 1,500 रुपए देने की दूसरी गारंटी को भी सरकार पूरा करने जा रही थी, लेकिन इस बीच प्रदेश में आपदा आ गई। इस बार दिवाली पर कैसे होगी लक्ष्मी पूजा, कौन कौन से बन रहे हैं शुभ योग, विस्तार से जानें। दिवाली का त्योहार कार्तिक अमावस्या तिथि को मनाते हैं। दिवाली को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद से प्रारंभ होता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा निशिता मुहूर्त में भी की जाती है। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके ज्वाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा अनुसार इस बार दिवाली की लक्ष्मी पूजा सौभाग्य योग और स्वाति नक्षत्र में होगी। दिवाली को प्रातः काल से आयुष्मान योग है, जो शाम 4:25 बजे तक रहेगा। उसके बाद से सौभाग्य योग प्रारंभ होगा, जो अगले दिन दोपहर 03:23 बजे तक है। ये दोनों ही शुभ योग हैं। वहीं स्वाति नक्षत्र प्रातः काल से लेकर रात तक है। 13 नवंबर को सुबह 2:51 पर स्वाति नक्षत्र का समापन होगा और विशाखा का प्रारंभ होगा। इस साल कब है दिवाली 2023? पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 नवंबर रविवार को दोपहर 2:44 बजे से शुरू हो जाएगी और 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के आधार पर कार्तिक अमावस्या तो 13 नवंबर को होगी, लेकिन अमावस्या तिथि में प्रदोष काल 12 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। 13 नवंबर को प्रदोष काल के समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इस वजह से इस साल दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली 2023 की लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 12 नवंबर को दिवाली के दिन सूर्यास्त शाम 5:29 बजे होगा। ऐसे में प्रदोष काल शाम 5:29 बजे से शुरू होगा। दिवाली पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:39 बजे से शाम 7:35 बजे तक है। इस बार शाम में दिवाली की लक्ष्मी पूजा के लिए आपको 1 घंटा 56 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। दिवाली का प्रदोष काल 5:29 बजे से रात 8:08 बजे तक है, जबकि वृषभ काल शाम 5:39 बजे से शाम 7:35 बजे तक है। दिवाली 2023 लक्ष्मी पूजा निशिता मुहूर्त। इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजा निशिता मुहूर्त रात 11:39 बजे से लेकर देर रात 12:32 बजे तक है। लक्ष्मी पूजा निशिता मुहूर्त की अवधि 53 मिनट की होगी। उस समय सिंह लग्न देर रात 12:10 बजे से 2:27 बजे तक है। निशिता काल मुहूर्त में लोग लक्ष्मी मंत्रों को सिद्ध करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की शाम माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा करने से सुख, संपत्ति, धन, वैभव और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। पूरे वर्ष माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गया नशे का सौदागर, कई दिनों से फरार चल रहा था तस्कर। जिला पुलिस नूरपुर के एसपी अशोक रतन द्वारा नशा माफिया के खिलाफ रचित चक्रव्यूह में दिनों दिन नशा माफिया फंसता जा रहा है। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को चलवाड़ा में सूर्या,
अरुण कुमार उर्फ सागर के कब्जे से 6.71 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की थी, जिसमें सूर्या को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अरुण कुमार उर्फ सागर मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फरार आरोपी अरुण कुमार उर्फ सागर को भदरोया से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। बच नहीं सकेंगे जनता की जान के दुश्मन, मिलावटखोरों के खिलाफ बन गया नया प्लान। दीपावली पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना तैयार कर ली गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग नगर निगम सोलन के असिस्टेंट कमिश्नर अतुल कैस्था ने बताया कि त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए विभाग अब सतर्क हो चुका है। अभी तक निगम एरिया से 93 सैंपल लिफ्ट कर लिए गए हैं, जिन्हें कंडाघाट जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 39 सैंपल को एनालाइज कर दिया गया है, जिनकी रिपोर्ट खाद्य विभाग को मिल चुकी है। इन 39 सैंपल्स में से 10 सैंपल की रिपोर्ट मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड पाई गई है। जिन भी खाद्य वस्तुओं के ये सैंपल हैं, उन दुकानदारों पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।